नमस्कार, मैं डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में। आप लोगों ने अक्सर न्यूज़पेपर में, मीडिया में अक्सर ये सुना होगा कि हम ड्रग रेजिस्टेंस की स्थिति में बढ़ रहे हैं, या ऐसे पुराने समय आ सकते हैं जब बीमारियों का कोई इलाज नहीं था। ड्रग रेजिस्टेंस है क्या? जनरली अक्सर हम कुछ भी बीमारी हो जाती है, डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, या हम खुद भी मेडिकल स्टोर जाकर एंटीबायोटिक ले आते हैं। ये एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इत्यादि को ख़त्म करने का काम करते हैं। लेकिन अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हम एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स नहीं ले पाते, तो बैक्टीरिया पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाते। तो इन बैक्टीरिया की जो अगली प्रजाति विकसित होती है वो इन स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति रजिस्ट हो जाते हैं, या कहें कि उनमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। इसे एक छोटे से उदाहरण से ऐसा समझा जा सकता है जैसे इंसानों में पीढ़ी दर पीढ़ी विशेष परिस्थितियों या किसी विशेष स्थितियों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा हो जाती है। इसी तरीके से हम मानव जाति ने क्रमशः विकास किया है। यही सिद्धांत इन बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवाणुओं पर भी लागू होती है। यह भी एक जीवित प्राणी होते हैं। जिस तरीके से हम कभी क्रमिक विकास करते हैं, उसी तरीके से बैक्टीरिया भी विकास करते हैं। तो क्रमशः धीरे धीरे जैसे इनकी प्रजाति आगे बढ़ती जाती है, तो जो उपलब्ध दवाइयाँ हैं उनके प्रति उनमें प्रतिरोधकता पैदा हो जाती है। तो एक ऐसी स्थिति आती है जब कुछ समय पहले काम करने वाली एंटीबायोटिक बाद में काम नहीं करती है। इसे हम ड्रग रेजिस्ट कहते हैं। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि यह दवा हमें पहले बहुत फ़ायदा किया करती थी, लेकिन अब नहीं करती है। यही एक ड्रग रेजिस्टेंस की स्थिति पैदा हो जाती है। तो सवाल उठता है कि यह हमारे लिए ख़तरनाक क्यों है? तो यह हमारे लिए इस कारण ख़तरनाक है क्योंकि ऐसा होने से हम ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जब उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मान लीजिए आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिया करते थे, जिससे आपकी सर्दी, कोई घाव ठीक होना, निमोनिया, फेफड़ों में संक्रमण इत्यादि ठीक हो जाया करते थे। लेकिन जीवाणुओं में ड्रग रेजिस्टेंस हो जाने के कारण अब आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन काम नहीं करेगी। यह एक उदाहरण मात्र है। ऐसे ही बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं जो रजिस्ट हो जा रही हैं। तो इसका कारण यह होता है कि आजकल डॉक्टरों के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी हर चीज़ों में एंटीबायोटिक का उपयोग कर लिया जाता है, और कभी कभी हम एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स भी नहीं करते हैं। तो यही वजह है कि यह दवाइयाँ धीरे धीरे बेअसर होती जा रही हैं, जिसे हम ड्रग रेजिस्टेंस की अवस्था कहते हैं। हमें इनसे बचना चाहिए, वरना एक ऐसी स्थिति आएगी जब यह दवाइयाँ हमारे लिए कारगर नहीं रहेंगी। आज आप अक्सर सुनते हैं कि डॉक्टर हायर एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, उनके द्वारा ऊंची ऊंची एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो ऐसा ये क्यों हो रहा है? ऐसा इस कारण हो रहा है कि जो दवाइयाँ प्रारंभिक स्थिति में उपयोग की जाती थी, अब वह बेअसर हो रही हैं। तो रोज़ नए खोज हो रहे हैं, जिससे नई एंटीबायोटिक उपयोग में लाई जा रही है और पुरानी एंटीबायोटिक चलन से बाहर होती जा रही है। अक्सर हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को हायर एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन या सिफ्रोडॉक्सिन वगैरह इत्यादि दे दी जाती है। तो वह जो शुरुआती एंटीबायोटिक जैसे एमॉक्सिसिलिन वगैरह है, उसके लिए वो रजिस्ट हो जाते हैं। हायर एंटीबायोटिक देने के बाद छोटी एंटीबायोटिक उनमें काम ही नहीं करती है। तो यह बच्चों जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, आगे चल के उन्हें एंटीबायोटिक दवाइयाँ उनके लिए बेअसर हो जाएंगी। ऐसी स्थितियों से हमको बचना है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ भी सामान्य सी बीमारी हो जाने पे, फोड़े फुंसी अथवा सर्दी हो जाने पे तुरंत ही हमें एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम बिना डॉक्टरी सलाह के भी मेडिकल स्टोर में जाकर एंटीबायोटिक लेके उनका सेवन करते हैं। ऐसी स्थितियों से हमें बचना चाहिए। और यदि डॉक्टर द्वारा कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की भी गई है, तो उस एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स लेना चाहिए, ताकि पूरे कीटाणु समय से नष्ट हो सकें। यही एक कुछ कीटाणु हमारे एंटीबायोटिक पूरा कोर्स न लेने की वजह से कुछ सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में बच जाते हैं, जो अपनी अगली पीढ़ी को पैदा करते हैं। तो वह अगली पीढ़ी ही इसके प्रति
प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेती है और ये दवाइयाँ बेअसर हो जाती हैं। ये तो रही बात एलोपैथिक दवाइयों की। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की। होम्योपैथिक दवाइयाँ पॉजिटिव बेस पे काम नहीं करती। यह जीवाणुओं विषाणुओं पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करती, बल्कि यह लक्षण के अनुसार काम करती है। इस कारण यदि आप अपनी सामान्य सी तकलीफ़ों के लिए या किसी भी तकलीफ़ के लिए यदि आप होम्योपैथिक लेते हैं तो वह लक्षण के आधार पर काम करती है, ना कि जीवाणुओं को खत्म करने के उद्देश्य से दी जाती है। इस कारण होम्योपैथिक जब भी आप लेंगे वह आपके प्रति बेअसर नहीं होगी, ना ही वह ड्रग रेजिस्टेंस पैदा करती है। या ये कहा जाए कि जो दवा 100 साल पहले होम्योपैथी में कारगर थी वही दवा अगले 100 सालों बाद भी कारगर रहेगी। लेकिन यही चीज़ हम एलोपैथिक के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों के सिद्धांत में अंतर है। इस कारण यदि आप जब भी आप होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करते हैं तो इस बारे में निष्फिक्र रहिए कि यह दवाइयाँ कभी भी आपके प्रति रेजिस्टेंट नहीं होंगी। यह आपको आज भी फ़ायदा पहुंचा रही हैं और कल भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि आप होम्योपैथी का सेवन करें एवं आवश्यकता पड़ने पर ही एलोपैथिक दवाइयों का उपयोग करें। यहाँ तक कि जब एलोपैथिक दवाइयाँ बेअसर हो जाती हैं, कई बीमारियाँ होती हैं जिनमें एलोपैथिक में उनका उपचार नहीं हो पाता या आप बहुत लंबा इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए आप होम्योपैथिक दवाइयाँ उपयोग करिए। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, अपनी राय से हमें अवगत कराइए। आपको यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट्स, राय, अपने विचार हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।